हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ध्रुव की एक बहुत अच्छी कॉमिक्स महामानव। अपने ज़माने की ये सब गोल्डन कॉमिक्स हैं दोस्तों। लेकिन उससे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। महामानव सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स है। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। हम्म मनुष्य अपने अधिक विकसित दिमाग के कारण ही पृथ्वी का श्रेष्ठ जीव है, लेकिन यह विकास अभी रुका नहीं है। समय के साथ साथ मनुष्य का दिमाग और भी विकसित होता जा रहा है। और इसी इसी विकास की अंतिम पीढ़ी है महामानव, जो अपनी मानसिक शक्तियों से मौसम को बदल सकता है, तारों को हिला सकता है और किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में ले सकता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे वश में है लड़के, और बिना मेरी इजाजत के तुम पलके तक नहीं झपका सकते। ओह, यह सच कह रहा है। मेरा पूरा बदन जड़ जड़ हो गया है। आज मेरा दिमाग मेरा ही कहना नहीं मान रहा। संसार के सबसे वीरान इलाका अगर कोई है तो वो है उत्तरी ध्रुव का बर्फीला इलाका। लेकिन अब यहाँ की अनछुई बर्फों पर भी मानो पैरों के छाप पड़ने लगी है, और इन पैरों में भारतीयों पैर भी शामिल हैं। हमारे नए स्टेशन के लिए यह स्थान कैसा है नारायण? बहुत अच्छा स्थान थोड़ी ऊंचाई पर भी है कैप्टन सिंह। इससे आपको दूर दूर तक सर्वेक्षण करने में काफी आसानी होगी। लेकिन यह देखिए कैप्टन, यह तो ग्रेनाफाइड है, यानी ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा। हाँ सर, मेरा ख्याल है कि इस समय हम एक मृत ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। तुम ठीक कह रहे हो राघव, लेकिन यह ज्वालामुखी अब मर चुका है। दोबारा इसके फटने की संभावना शून्य है। हम अपना स्टेशन यहीं पर बनाएंगे और शीघ्र ही एसी एसिटिलीन टॉर्च के तेज गर्मी बर्फ को तेजी से पिघलाने लगी। बर्फ के कठोर सतह पर लोहे के गाड़ने के लिए गड्ढे बनने लगे, और तभी पूरी जमीन हिल उठी। यह क्या भूकंप तो नहीं आ रहा? लेकिन आने वाली मुसीबत इतनी मामूली नहीं थी। इस मुसीबत का एक सिर था और साथ में पूरा शरीर भी। क्या? हे भगवान, यह तू ही रक्षा कर। लेकिन लेकिन कैप्टन सिंह, यह तो एक मांसाहारी डायना डायनासोर टाइनो टाइरेनोसर्स से रेक्स। लेकिन यह यहाँ राघव, तुरंत संदेश भारत भेजो। इसके आगे कैप्टन सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला, और ना ही नारायण को। हेलो इंडिया हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहाँ पर एक डायनासोर को अपनी अपनी सदियों पुरानी भूख शांत करनी थी, और राघव के पास अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। भूख शांत हो जाने के बाद भयानक डायनासोर एक तरफ बढ़ा और दो पैरों के पास पालतू कुत्ते की तरह शांत हो गया। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर राजनगर के कमांडो हेडक्वार्टर में, कैप्टन, हमारे ट्रांसमिशन पर कोई अजीब सा संदेश आ रहा है। क्या? सुनो, हमारा ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर संदेश दोबारा सुना रहा है। हेलो इंडियन हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन, हमने यहाँ पर एक धड़ाक डायनासोर, और आज के युग में इसका क्या मतलब हो सकता है? ज़्यादा माथापच्चीसी की जरूरत नहीं है करीम। नॉर्थ पोल मिशन हेडक्वार्टर पहुंचकर सब 1 मिनट में समझ आ जाएगा। और वैसे भी उन तक यह मैसेज तुरंत पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और लगभग आधे घंटे के बाद, हेलो इंडियन हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन, हमने यहाँ पर एक डायनासोर। ओ, बस हमारे ट्रांसमीटर ने इतनी ही संदेश ग्रहण किया है सर। यह संदेश तो हमारे ट्रांसमिशन पर भी आया है, और यह हमारे नॉर्थ पोल मिशन के रेडियो मैन राघव की आवाज़ है। लेकिन इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? डायनासोर और इस युग में, यह तो असंभव है। बात तो सही है सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, डायनासोर आज से 150 करोड़ साल पहले ही इस धरती पर पाए जाते थे। हाँ, और वे सारे के सारे अचानक ही खत्म हो गए थे। क्यों और कैसे, यह कोई नहीं जानता। इस संदेश से यह भी साफ है कि हमारा पूरा अभियान दल दल किसी भयानक विपत्ति में घिरा हुआ है। उनको तुरंत मदद पहुंचानी बहुत जरूरी है, और इस और किसी भी सहायता दल को तैयार करने में वक्त लगेगा। सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं तुमसे यही कहना चाहता था ध्रुव, पर यह जानते हुए भी कि वहाँ पर जान का खतरा हो सकता है। तुम जाने को तैयार हो? सर, मैं सिर्फ उन जगहों पर ही जाना पसंद करता हूँ जहाँ पर जान का खतरा हो, और किसी जगह पर मेरा काम हो। मैं जानता हूँ ध्रुव कि अगर कोई यह काम कर सकता है तो वह तुम हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुरंत एक रिलीफ प्लान का इंतजाम करता हूँ। और शीघ्र ही ध्रुव अपने फर्ज को निभाने के लिए पृथ्वी की उत्तरी छोर की तरफ बढ़ चला, जहां पर दूर दूर तक बर्फ के ठंडे सन्नाटे के अलावा कुछ
नहीं दिख रहा था। डायरेक्टर साहब के अनुसार जो अभियान दल दल को यहीं कहीं होना चाहिए था। हाँ, वे रहे उनके उपकरण। मुझे भी प्लेन को यहीं उतारना चाहिए, लेकिन ध्रुव को प्लेन उतारने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। यह क्या, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से रिलीफ प्लेन को डायनासोर के बढ़ते जबड़ों से बचाया, लेकिन डायनासोर की पूंछ पर उसका ध्यान नहीं था। हवाई जहाज के पीछे एक जबरदस्त टक्कर लगी। हवाई जहाज कुछ क्षणों के लिए ध्रुव के नियंत्रण से बाहर हो गया था, लेकिन उसके शीघ्र ही प्लेन पर काबू पा लिया। इस इस पर तो पिस्तौल की गोली का भी कोई असर नहीं होगा। मैं इस दुर्लभ जीव को खत्म करना तो नहीं चाहता, लेकिन बिना इसके खत्म किए मैं अभियान दल की तलाश करने के लिए उतर भी तो नहीं सकता। ध्रुव ने रिलीफ प्लेन का रुख सीधा डायनासोर की तरफ मोड़ दिया। रिलीफ प्लेन तेजी से डायनासोर की तरफ बढ़ा और उसी क्षण ध्रुव प्लेन से बाहर कूद पड़ा। लेकिन ना जाने कैसे डायनासोर तक पहुंचने से पहले ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ध्रुव के सामने साक्षात मौत खड़ी थी और उसे बचने का शायद कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपने होश हवास कायम रखे थे। अब मुझे सिर्फ लोहे का यह रस्सा ही बचा सकता है। इसका प्रयोग शायद यहाँ पर स्टेशन बनाने में किया जाने वाला था, लेकिन अब यह मेरी जान बचाने में काम आएगा। ध्रुव की शक्तिशाली बाहों ने लोहे के रस्से को डायनासोर की गर्दन तक उछाल दिया और फिर रस्से के दूसरे छोर को पकड़कर ध्रुव का बदन हवा में उछला और उसका सर्कस में सधा हुआ शरीर फिरकी की तरह हवा में घूमने लगा और भयानक डायनासोर टाइरोसोरस की गर्दन एक मजबूत शिकंजे में कसने लगी। उसका दम घुटने लगा। आखिरकार उसके कांपते पैर ने भी उसका साथ छोड़ दिया और डायनासोर एक विशाल शरीर एक कटे हुए वृक्ष की तरह बर्फ पर जा गिरा। लगता है कि यह बेहोश हो गया है। मेरी योजना सफल रही। इससे पहले कि यह बदसूरत होश में आए, मुझे इसको बांध देना चाहिए। और तभी शाबाश मानो, आज तुमने मुझे यह दृश्य दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यह क्या, ऐसा लगता है मानो कोई मेरे दिमाग के अंदर से बोल रहा है। तुमको ठीक महसूस हो रहा है, मानो तुम इसको टेलीपैथिक या मानसिक संपर्क कहते हो। अपने पीछे मुड़कर देखो। और ध्रुव मुड़ा और वह आश्चर्य से जड़वत हो गया। तुम कौन हो? आप बोलो। अपने से बड़े को इज्जत करना सीखो, खास तौर से उसकी जो तुमसे लगभग 200 करोड़ साल बड़ा हो। 200 करोड़ साल? आश्चर्य मत करो, मैं मनुष्य का भविष्य हूँ। मनुष्य आज से करोड़ों साल बाद मुझ जैसा ही दिखेगा। लेकिन तुम, मेरा मतलब आप यहाँ कैसे आए? यानी आप समझे ना? हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा से था। आए तो तुम हो। वैसे मेरे जन्म की बात बहुत पुरानी है, अब तो ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सारी जमीन एक ही स्थान पर थी। सूर्य उस वक्त आज की तुलना में दोगुना तेजी से चमकता था। पृथ्वी पर वायुमंडल भी बहुत पतला था। इसी कारण सूर्य की जीवनदायी किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह से पहुंचती थी। सूर्य की इन रहस्यमय जीवनदायी किरणों का कारण पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैंने अपना जीवन एक अकेली कोशिकाओं से शुरू किया जो ना जाने कैसे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई थी। सूर्य की किरणें से हर दिन मुझमें इतना परिवर्तन हो जाता था जितना आज शायद 1 लाख वर्षों में भी ना होता हो। ना जाने कितने चरणों से गुजरकर मैं आखिरकार मानव रूप में पहुंचा। लेकिन मेरा विकास यहीं समाप्त नहीं हुआ। मेरा मस्तिष्क विकसित होता ही चला गया और आखिरकार मुझमें इतनी मानसिक शक्तियां विकसित हो गई कि मैं यहाँ पर बैठे एक सितारे को भी मानसिक तरंगों से नष्ट कर सकता था। लेकिन चूंकि मेरा विकास बर्फीली प्रदेश में हो रहा था, इसीलिए मुझसे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मी मेरे दिमाग पर बेहोशी का असर करती थी। इसीलिए मुझे पृथ्वी के गर्म प्रदेशों में विकसित हो रहे प्राणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल जब मेरा विकास ध्रुव प्रदेश में हो रहा था, उस वक्त सूर्य की किरणों गर्म प्रदेश में भीमकाय जानवर पैदा कर रही थी। वे जानवर जिसको तुम डायनासोर कहते हो। और जब तक मुझे इस बात का ज्ञान होता, यह जीवन पूरी पृथ्वी पर छा चुकी थी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके जैसे कीड़े पृथ्वी पर पनपे, क्योंकि पृथ्वी मेरा घर
पृथ्वी मेरा घर थी और अपनी जैसी प्रजाति को विकसित करने के लिए मुझे पूरी पृथ्वी की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने डायनासोरों को पृथ्वी से ख़त्म करने की ठानी। यह काम मेरे लिए मामूली सा था, क्योंकि सारे डायनासोर गर्म प्रदेश के प्राणी थे, इसीलिए उनसे ठंडा सहन नहीं होती। यही सोचकर मैंने अपनी मानसिक तरंगों की मदद से पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढकने की योजना बनाई। मैंने अपनी मानसिक तरंगों को केंद्रित किया और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ में ढकने लगी। डायनासोर बिलबिलाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे जहाँ पर भी जाते उनको बर्फ ही बर्फ मिलती। वे सब कीड़ों की तरह एक एक करके मरने लगे और आखिरकार पृथ्वी साफ हो गई। मैं जानता हूँ इस युग को हम लोग हिम युग या आइस एज कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? तभी एक दिन मुझे बर्फ में दबा एक गोला दिखाई पड़ा। मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि यह क्या है। मैंने उसे उठा लिया और यही मुझसे गलती हो गई। वह गोला वास्तव में डायनासोरस का अंडा था, जो ना जाने कैसे जिंदा बच गया था। डायनासोरस का अंडा था जो ना जाने कैसे जिंदा बच गया था, और वह भटकते भटकते उत्तरी ध्रुव तक आ पहुंचा था। वह मुझे अंडा उठाते देखकर मुझ पर तेजी से लपका। गर और इससे पहले कि मैं अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर पाता, मुझे एक जोरदार झटका लगा। मेरा सिर चक्कर खाने लगा, लेकिन मैं मानसिक तरंगों को हमले के लिए फोकस नहीं कर पाया और अपने बचाव में भागा और घबराहट में एक बड़े से गड्ढे में आ गिरा। बदकिस्मती से वह गड्ढा एक ज्वालामुखी का मुहाना था। मुझ पर सिर की चोट और तेज गर्मी के कारण बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन बेहोश होते होते भी मैंने अपने आप को मानसिक तरंगों के गोले में ढक लिया। इस पूरी घटना के दौरान वह अंडा मेरे हाथ में ही था और फिर मैं करोड़ों साल के लिए सो गया। इस दौरान यह अंडा भी फूट गया और डायनासोर अपनी नींद में ही बढ़ता गया। तभी मेरी नींद करोड़ों साल बाद तब टूटी जब 3 मानवों ने ज्वालामुखी के मुहाने पर जमी बर्फ में गड्ढे किए और उनको डायनासोरस ने खा लिया। हे भगवान, और तुमने उन लोगों को बचाने की कोशिश तक नहीं की क्या? क्यों? जब कोई छिपकली कीड़े को खा रही होती है तो तब तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो। यानी तुम्हारी नज़र में हम मानव कीड़े हैं। याद रखो कि तुम भी मानव ही थे। तुम मानव भी तो कभी बंदर थे, लेकिन फिर भी तुम लोग बंदरों को मारने में कोई बुराई नहीं समझते हो। अरे अच्छा अच्छा, रहने दो। बस यह बताओ कि तुम्हारे जैसे तीव्र विकसित सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों हुआ? पृथ्वी के अन्य भाग में यह विकास धीरे धीरे क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पूरे 6 महीने तक दिन रहता है, मूर्ख। और उस वक्त सूर्य की लगातार 6 महीने तक पड़ने वाली किरणें विकास की गति को लाखों गुना बढ़ा देती थी। इसीलिए मेरा विकास इतनी तेजी से हुआ। लेकिन मेरी बेहोशी के दौरान पृथ्वी पर पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे। तरह तरह के गैस वायुमंडल में शामिल होने लगी। वायुमंडल घना होने लगा और अब तो हाल यह हो गई है कि सूर्य की उन जीवनदायी किरणों को 99% भाग तो वायुमंडल के पार ही नहीं हो पाती। इसीलिए आज मनुष्य का विकास बहुत धीरे हो रहा है। पर अब मैं आ गया हूँ तो मानवों को चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी मानसिक शक्तियों से वायुमंडल को फिर से इतना हल्का कर दूंगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें फिर से पूरी तरह से आ सके, ताकि विकास की गति फिर से तेज हो सके। लेकिन इससे तो हम मनुष्य दम घुटकर मर जाएंगे। मर जाने दो। जो प्रगति की राह में रोड़े अटकाएगा उसे मरना ही पड़ेगा। पर एक बात बताओ, मैंने अब तक जो कुछ देखा है उससे तो यही पता लगता है कि मनुष्य ज़्यादा ठंडा नहीं सह सकते हैं, लेकिन तुम इतनी ठंडे में बिना किसी गर्म कपड़े के कैसे खड़े हो? यह मेरी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का कमाल है। लेकिन यह बात तो तुम मेरे दिमाग में पढ़ सकते थे। नहीं, मैं सिर्फ वही विचार पढ़ सकता हूँ जो तुम सोचते हो। क्योंकि इस वक्त तुम यह बात नहीं सोच रहे थे, इसलिए मैं यह नहीं पढ़ पाया। लेकिन बस, अब बातें बहुत हो गई। मेरी मानसिक तरंगों ने पृथ्वी की चप्पा चप्पा छान लिया है। अब मैं
तुमको वहां भेजता हूं जहां से पूरी पृथ्वी को मेरे जागने की सूचना मिल जाएगी। लेकिन कैसे? मेरा हवाई जहाज तो नष्ट हो गया है। मैं तुम्हें उन मानसिक तरंगों द्वारा ही भेजूंगा जिनसे मैंने तुम्हारे यान नष्ट किया था। और अगले ही पल ध्रुव को अपने जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ, जिसके इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अपने आप को समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ पाया है। ध्यान से सुनो मानो, मैं तुमको सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। तुमको इन 2 दिनों में मुझे यह बताना है कि पृथ्वीवासी क्या चाहते हैं, मुझसे सहायता या अपनी मौत। उसी वक्त इटली में एक विशाल मैदान में विश्व कप फुटबॉल का फाइनल मैच चला जा रहा था, जिसको स्टेडियम में उपस्थित लाखों दर्शकों के अलावा लगभग पूरा विश्व टेलीविजन पर देख रहा था। और तब कई अरबों आंखों ने वह दृश्य देखा जिसके सामने फुटबॉल का रोमांच फीका पड़ गया। तभी एक आवाज गूंजी, विश्व भर के मेरे भाइयों और बहनों, मैं भारत देश का एक वासी मैं कमांडो ध्रुव हूँ। मुझे आप सबको यह सूचना देने के लिए भेजा गया है जिस पर हमारी यह प्यारी पृथ्वी का जीना या मरना निर्भर करता है। और ध्रुव की पूरी बात सुनते ही पूरी दुनिया हरकत में आ गई। इस लड़के की बात सही है सर। हमारे सैटेलाइट से ली गई फोटो उसकी बात की पुष्टि करती है। डायनासोर को देखने के बाद और किसी छानबीन की जरूरत ही नहीं है सर। कुछ ही घंटों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें लगभग सभी देश के शासन अध्यक्ष उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों, आज पृथ्वी एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रही है। हमको एक साथ मिलकर या तो इसका सामना करना पड़ेगा या एक साथ खत्म हो जाना पड़ेगा। क्या बचकानी बातें हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे हम आराम से इस महामानव को खत्म कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं सर। अगर हमारे हथियार उस तक पहुंच सके तो वह महामानव अद्भुत मानसिक शक्तियों का स्वामी है। वह किसी भी हथियार को हम अपने तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकता है। और अगर वह चाहे तो पूरी पृथ्वी को भी एक ही बार में नष्ट कर सकता है। इस समय हमको ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा और मिलकर वह रास्ता खोजना होगा जिससे हम महामानव को रोक सकें। ठीक उसी वक्त इसी पृथ्वी के एक ऐसे देश में जो दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा था, अगर हम इस महामानव को अपने कब्जे में ले ले तो इसकी मानसिक शक्तियों के द्वारा हम पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं। आप हमेशा की तरह सही कह रहे हैं महामहिम। इसे आपकी दुनिया पर राज करने की इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु कैसे? हमारे दास महान वैज्ञानिक वान द्वारा हमारे सैटेलाइट में फिट की गई इस ब्रेन वॉश किरणों के जरिए जो किसी भी मस्तिष्क को शून्य कर सकती है। इस महामानव के पास बहुत विकसित मस्तिष्क अवश्य है, परंतु फिर भी है तो वह मस्तिष्क ही है। चलिए दोस्तों, सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स महामानव का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में, लेकिन जाते जाते अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में महामानव का।